हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्वेदा बायोस्फीयर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा बायोलॉजी सिलेबस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम में आयुर्वेदा बायोलॉजी को लिस्ट कर दिया गया है एज अ सब्जेक्ट। तो जो भी स्टूडेंट आयुर्वेदा बायोलॉजी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पर हम सिर्फ सिलेबस को ही नहीं डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, और सिलेबस का हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम ओवरव्यू लेंगे सिलेबस का। उसके बाद हम यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे। सिर्फ यूनिट वाइज ही डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि हम टॉपिक वाइज डिस्कशन भी करेंगे यहाँ। फिर कौन से बुक्स आपको फॉलो करने चाहिए ये भी देखेंगे, कि आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे कि आप नेट एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकें। सो ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस यदि हम देखें, तो जैसा कि यदि आप इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये तो पता होगा ही, क्योंकि हमने एक ब्रीफ में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेसिकली यूनिट्स के बारे में ही सिर्फ बताया था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से 5 यूनिट्स जो है वो आयुर्वेदा से रिलेटेड है, और 5 यूनिट जो है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो मॉडर्न बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो दिया गया है 5 यूनिट्स, वो मोस्टली जो है वो, मोस्टली क्या है, सारे के सारे जो है वो आयुर्वेदा से ही रिलेटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, शारीर रचना एंड क्रिया, पदार्थ विज्ञान एंड द्रव्य विज्ञान, रसशास्त्र एंड आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो आयुर्वेदा से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें, तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं मॉडर्न बायोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे कि डिजीज बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स, आयुर्जिनोमिक्स, ये थोड़ी बहुत आयुर्वेदा और जेनेटिक्स की कॉम्बिनेशन है जो इसमें रखा गया है। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल हेल्थ, जो कि इकोलॉजी का एक पार्ट है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो थोड़े से अलग हैं, आप बोल सकते हैं, बायोलॉजी से। और यही कुछ यूनिट्स हैं, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी भी हो गया, या आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, जो कहीं ना कहीं इस सिलेबस को काफी यूनिक बनाता है। और ये कोर्स खुद में एक इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसमें आपको आयुर्वेदा बायोलॉजी के साथ साथ कुछ यूनिक टॉपिक्स जैसे कि आईपीआर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिक्स भी जो है वो डिमांड करता है कि आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो काफी अच्छा कोर्स है। तो आइए हम हर एक टॉपिक का एक डिटेल डिस्कशन करते हैं, कि आखिर, और बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे इस सिलेबस को। तभी हम ये समझ पाएंगे कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है, क्योंकि ये एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, तो इसको समझना काफी जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट आप देख सकते हैं, ये है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा में जो टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं वो क्या है, वैदिक ऑरिजिन्स एंड अष्टांग आयुर्वेदा। तो देखिए, यहाँ पर यदि आप देखें, तो जो मॉडर्न बायोलॉजी वाले हैं वो थोड़े से, उनको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। आयुर्वेदा वालों के लिए थोड़ा सा आसान है, क्योंकि उनको ये सारी चीजें पता होंगी, कि क्योंकि आयुर्वेदा से रिलेटेड वो सारी चीजें पढ़ चुके होते हैं ऑलरेडी। लेकिन मॉडर्न वाले भी आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, मैं आपको समझाता हूँ इस सिलेबस में क्या डिमांड किया जा रहा है आपसे। तो देखिए, वैदिक ऑरिजिन, तो वैदिक ऑरिजिन यानी कि ये आयुर्वेदा यदि निकला है तो कैसे जो है वो, इसकी ऑरिजिन क्या है इस आयुर्वेदा की, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि डिफरेंट वेदास हैं, जैसे ऋग्वेद जो है वो भी कहीं ना कहीं, ऋग्वेद भी ओरिजिन माना जाता है, वहां से भी जो है वो आयुर्वेद जो है वो निकला है। तो आपको वैदिक ऑरिजिन्स पता होनी चाहिए कि आयुर्वेदा आखिर कहाँ से जो है वो ऑरिजिनेट हुआ है। जैसे ये अष्टांग आयुर्वेदा है, तो टोटल 8 ब्रांचेस होती हैं आयुर्वेदा की। 8 ब्रांचेस में जैसे काय चिकित्सा, जिसको जनरल मेडिसिन बोलते हैं, बाल चिकित्सा हो गया जिसको पेडियाट्रिक्स बोलते हैं, उसी तरीके से रसायना,
अगाट तंत्र, ये सारे डिफरेंट जो है, शालक्य तंत्र, शल्य तंत्र, ये सर्जरी के लिए जाना जाता है। तो ये सारे 8 ब्रांचेस जो हैं आयुर्वेदा के, वो पढ़ने होते हैं। तो उतनी डिटेल में तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको किन चीजों पे टारगेट करना है। तो आप इसको मॉडर्न से बहुत ही आसानी से लिंक कर सकते हो इन चीजों को, क्योंकि हमारी ये मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदा क्या है, मेडिसिन ही तो है। आप मॉडर्न तरीके से पढ़ रहे हो, वेस्टर्न मेडिसिन पढ़ रहे हो, आयुर्वेदा हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है। तो आप उसको लिंक कर सकते हो मॉडर्न को बिल्कुल आसानी से। अब देखते हैं बृहत्त्रयी लघुत्रयी। बृहत्त्रयी में कुछ ऐसे बुक्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, जैसे जो मेजर ट्रायड्स होते हैं। बृहत मतलब होता है जो मेजर या फिर ग्रेटर बोल सकते हैं। त्रयी मतलब होता है ट्रायड या ट्रायो। तो इसमें बेसिकली कौन से बुक्स आते हैं, जैसे कि संहिता, जैसे कि चरक संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, एक अष्टांग हृदयम। और फिर हम बात करते हैं इसमें और भी क्या चीजें आपको ध्यान देने वाली है, जैसे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी इनिशिएटिव्स होती हैं आयुर्वेदा को डेवलपमेंट, आयुर्वेदा डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो वेरियस वेबसाइट है, जैसे आयुष मिनिस्ट्री का एक वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या रिसेंट एडवांसमेंट हो रही है आयुर्वेदा में, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप अवेयर रहना होगा आपको, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर अब बुक्स क्या फॉलो कर सकते हैं, तो देखिए बेसिक बुक चरक संहिता ही है। चरक संहिता के जो वॉल्यूम्स आते हैं आप उसको तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये बेसिक बुक होती है आयुर्वेदा की, जिसको आपको देखना होगा, जहां पर आपको वैदिक ऑरिजिन काफी डिटेल में जो है वो वहां पे दिया हुआ है। और बहुत सारे टॉपिक्स जो इस सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन्ड है, वो आपको चरक संहिता में मिल जाएंगे। अब होता क्या है कि जिनको हो सकता है कि जिनको हिंदी संस्कृत उतनी नहीं आती हो, खास करके जो मॉडर्न बायोलॉजी से हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो है वो ले सकते हैं। पीवी शर्मा की एक बुक आती है चरक संहिता की, वो आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। बाकी जो हिंदी संस्कृत जानते हैं उनके लिए तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वो चरक संहिता के बहुत सारे बुक्स ले सकते हैं। एक बुक आती है जो काफी कॉन्साइज है, जिनको ज्यादा नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर जितना है सिलेबस में, सिर्फ उतना पढ़ना है, डिटेल नहीं पढ़ना। आप, एक दीपक यादव की बुक आती है, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, तो वो आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है इस यूनिट को फॉलो करते समय, तो आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स पे ध्यान देने हैं। की पॉइंट्स बेसिकली आपको फोकस करना है, आपको इतना भी डिटेल में नहीं जाना। की पॉइंट्स पे आप जो है वो फोकस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 क्या है, फिलॉसफी एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है, आप जैसा देख सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि बेसिक जैसे डेफिनेशन है, तो शरीर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो बॉडी, ठीक है, ये शरीर है, लेकिन एक होता है शारीर, जो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि शरीर क्या होता है, शारीर क्या होता है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या होता है, इससे पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको काफी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आयु क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इट इज अ लाइफ। शरीर आपको मैंने बता दिया, ये बॉडी है। आपको पता होना चाहिए प्रकृति क्या होती है, क्योंकि जैसा बहुत लोगों को पता भी होगा, क्योंकि त्रिदोषा होती है। त्रिदोषा क्या होता है, वात, पित्त एंड कफ। अब इसी की कॉम्बिनेशन से डिफरेंट प्रकृति जो है वो डिफाइंड होती है। प्रकृति बेसिकली होता है बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहीं ना कहीं यूनिक होता है। और आपने सुना होगा, मॉडर्न वाले इसको रिलेट कर सकते हैं कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात चल रही है आजकल। तो ये क्यों चल रहा है, क्योंकि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी सबकी प्रकृति क्या है, डिफरेंट है। तो यदि डिफरेंट प्रकृति है, तो डिफरेंट ड्रग्स से वो डिफरेंट रिस्पॉन्ड करेंगे। इसलिए ये जरूरी होता है कि आप डोजेस फिक्स करें, कि इस प्रकृति के लोग यदि हैं, मान लीजिए किन्हीं में वात ज्यादा है, उसके बाद पित्त, उसके बाद कफ है, तो जो वात प्रीडोमिनेंट जो लोग हैं उनको अलग डोज मिलेगा, जो पित्त डोमिनेंट लोग हैं। तो इस तरीके से आप ड्रग जो डेवलपमेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं एक डिफाइंड अप्रोच के साथ आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। प्रकृति आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है, जिसमें त्रिदोषा के कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं। तो ये सारी चीजें जब पता होती है, एक होता है पंच महाभूता, जो मुझे लगता है कि सबको पता होगा। पंच महाभूता क्या है, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो कहीं ना कहीं जो पंच महाभूता हम देखते हैं हमारे इन, बोल सकते हैं आप, पूरे बायोस्फीयर में, या फिर जो भी चीजें प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं वही चीजें हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो आप
उसी चीजें इसलिए बोला जाता है कि बाहर की जो चीजें हैं जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यही कहीं ना कहीं हमारे बॉडी की चीजों को भी अफेक्ट करती है। यानी कि बाहर का कंडीशन जैसा होता है हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। तो मैं इसमें डिटेल में तो नहीं जाना चाहूंगा। तो ये जो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं वो इंटर रिलेशनशिप को बताता है, मैक्रोकॉस्म एंड माइक्रोकॉस्म। तो मैक्रोकॉस्म का मतलब क्या हो गया? मैक्रोकॉस्म का मतलब हो गया जो एक्चुअल आकाश की बात करते हैं हम लोग, जो पृथ्वी की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, तो ये हो गया मैक्रोकॉस्म। और माइक्रोकॉस्म हो गया जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप आपको जो है वो इसमें पढ़ना होता है। दोष धातु मल मूलम शरीरम, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने दोषा के बारे में आपको बताया, त्रिदोषा होता है। और त्रिदोषा क्या होता है? वात पित्त कफ, ये त्रिदोषा में आता है। तो दोषा बेसिकली क्या करता है? तो दोषा जो होता है वो रेगुलेट करता है हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो यही वात पित्त कफ है जो कहीं ना कहीं हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है बॉडी को, उसको जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अब एक वर्ड आती है जैसे धातु की बात करते हैं हम। तो ये धातु क्या होता है? तो धातु कुछ नहीं है, टिश्यू की बात करते हैं हम। टिश्यू क्यों होता है हमारे बॉडी में? तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से मल की बात करते हैं, तो मल क्या है? तो मल जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो आप ऐसे रिलेट करके कहीं ना कहीं पढ़ सकते हो। खास करके मैं ये मॉडर्न वालों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अब आयुर्वेदा का सिलेबस है तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ मॉडर्न से, ताकि आपको थोड़ा सा इसको समझने में आसानी हो। अब इसमें बुक्स आप क्या फॉलो कर सकते हैं? तो आयुर्वेदा फंडामेंटल्स का एक बहुत ही अच्छी बुक आती है, सी द्वारकानाथ की, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो सुश्रुत संहिता, जो कि बृहत्त्रयी का आपने मैंने बताया था कि बृहत्त्रयी में एक सुश्रुत संहिता भी आता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपको? तो आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि त्रिदोषा क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, शारीर क्या होता है, शरीर क्या होता है, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए कि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्या, आखिर प्रकृति है तो अभी मैंने बताया इसको ड्रग डेवलपमेंट में हम कैसे जो है लिंक कर सकते हैं कि डिफरेंट प्रकृति के लोगों को डिफरेंट अप्रोच के साथ आप ड्रग का जो है वो ड्रग टारगेट कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं यूनिट 3 में। तो मैंने बताया था ना, शरीर और शारीर अलग होता है, तो ये है शारीर रचना एंड क्रिया। अब देखिए आयुर्वेदा वालों को तो समझ में आ ही रहा होगा, मॉडर्न वालों को मैं समझाता हूँ इसको, काफी आसान तरीका है इसको समझने का। देखिए, शारीर, शारीर बॉडी ही होती है, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है कि बॉडी को आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक होती है फिजिकल बॉडी, ठीक है? फिजिकल बॉडी तो कुछ नहीं है, आप ये समझो कि एक वेसल है, उस वेसल के अंदर यदि मैंने सोल को डाल दिया, सोल यानी कि आत्मा को डाल दिया, ठीक है? तो ये जो है वेसल जो यहाँ पे मैंने बताया ना, ये हुआ आपका फिजिकल बॉडी। जैसे ही आत्मा इसके अंदर आया, इट मीन्स इसमें क्या आ गई? डायनेमिक प्रॉपर्टी आ गई, और ये क्या बन गया? शारीर। अब शारीर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसके अंदर फंक्शनल एस्पेक्ट्स की। जब भी फंक्शनल एस्पेक्ट्स की बात हो रही है तो फंक्शनल एस्पेक्ट्स में क्या आएगा? फंक्शनल एस्पेक्ट्स में आएगा डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी फिजियोलॉजी है, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, ये सारे जो आते हैं वो किस में आते हैं? शारीर में। तो शरीर कुछ नहीं है, सारी शरीर एक नॉर्मल बॉडी है जो क्या होगी, इसकी क्या होती है प्रॉपर्टी? ये डिके होगा, डिजेनरेट होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? डेथ। शारीर जब हम बात करते हैं तो हम डायनेमिक एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, फंक्शनल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, डिफरेंट फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि शारीर क्या है। तो जब हम शारीर की बात कर रहे हैं तो देखिए रचना की बात कर रहे हैं। रचना यानी कि एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे तक आप क्रिया नहीं पढ़ पाएंगे। क्रिया यानी कि फिजियोलॉजी नहीं पढ़ पाए। और देखिए एनाटॉमी यही लिखा हुआ है, एनाटॉमी पढ़ना है आपको, फिजियोलॉजी पढ़ना है। फिजियोलॉजी में क्या? डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम में न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, हार्मोनल सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा। अब ये गर्भ शरीर यानी कि फीटल डेवलपमेंट और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसको आप लिंक कर सकते हैं रिप्रोडक्शन जो चैप्टर होता है आप मॉडर्न वाला, वो रिलेट कर सकते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म में आप पढ़ते हैं, प्लांट में पढ़ते हैं, तो आपका इसका जो है आपको आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा।
तो ये हो गया आपका गर्भ शरीर। तो इसके लिए जो बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं वो है क्रिया शरीर बाई डॉक्टर एन कुमार, एक और है शारीर क्रिया बाई डॉक्टर पी के मोहराना। तो ये सारे बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपको डायग्राम्स पे फोकस करना होगा, फ्लो चार्ट्स पे फोकस करना होगा, आपको पॉइंट्स बनाने होंगे, नोट्स बनाना काफी जरूरी है, क्योंकि आप सब कुछ जो है वो जो है वो पढ़ नहीं सकते। यदि एक बार पढ़ भी लिया है तो रिवीजन यदि आपको करनी है तो आपको इस तरीके के फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स पे आपको ध्यान देना होगा। डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं और एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो ये चीजें आप फोकस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है पदार्थ विज्ञान एंड द्रव्य विज्ञान। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा, जो फोर्थ यूनिट है। तो देखिए इसको भी हम लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पदार्थ का मतलब क्या हुआ? सिंपल यदि आप समझना चाहें तो ये एंटिटीज को बताता है, पदार्थ। और यदि आयुर्वेदा में पदार्थ की बात करते हैं तो सड पदार्थ की हम बात करते हैं। सड पदार्थ में क्या आता है? तो द्रव्य आता है, गुना आता है, कर्म आता है, सामान्य आता है, विशेष आता है और समवाय आता है। तो ये बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि ये सट पदार्थ होते हैं जो जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। जैसे द्रव्य है तो द्रव्य का मतलब क्या हो गया? सब्सटेंस हो गया, सभी के अपने अपने गुण होते हैं। कर्मा यानी कि एक्शन हो गया। साम्य विशेष समवाय का मतलब हो गया कि आप इंटर रिलेशन उसका देखते हो कि क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। बेसिक आइडिया तो आपको लग ही रहा होगा कि हमें पढ़ना क्या है। द्रव्य विज्ञान। अब ये जो द्रव्य हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो है गुना क्या है, इसके एक्शंस क्या हैं। तो ये सारे जो है वो द्रव्य विज्ञान में हम पढ़ते हैं। तो वही लिखा हुआ है, सठ पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए, औषध द्रव्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो मेडिसिन बनती हैं उनमें कौन से द्रव्य यूज हो रहे हैं। तो आप बेसिकली समझ सकते हैं, क्योंकि हर्ब्स होते हैं उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हीं से कहीं ना कहीं जो है वो ड्रग बनाया जाता है। अब ये रस पंचक है। तो रस पंचक में आप क्या पढ़ते हैं? तो आप टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। टेस्ट भी क्या होते हैं? षड रस बोलते हैं हम लोग। तो क्या होता है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ये भी काफी आसान है, मॉडर्न वाले भी आप इसको समझ सकते हैं। मधुर मतलब स्वीट हो गया, ठीक है। लवण, सॉल्ट, सॉल्ट इन टेस्ट। तो ये सारी चीजें काफी आसान है, ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब आपके लिए बहुत नया है, आप इसको समझ सकते हो। टेस्ट हो गया, पोटेंसी हो गया। अब ये पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग बेसिकली इसमें देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी पदार्थ विज्ञान एंड द्रव्य विज्ञान में। अब कौन से बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं? तो द्रव्य गुण विज्ञान पीवी शर्मा की आती है, काफी अच्छी बुक है। पदार्थ विज्ञान आप केवीएल नरसिम्हा चारुलू की बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको? तो आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए और उसको रियल वर्ल्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस, यानी कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कॉन्टेम्पररी क्या चल रहा है उससे लिंक करना आपको आना चाहिए। अब आते हैं फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं। तो फिफ्थ यूनिट में देखा जाए तो यह है रस शास्त्र एंड वैसज्य कल्पना। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये क्या है? रस शोधन आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। शोधन का मतलब यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे रस यानी कि मिनरल्स। मिनरल्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, और इसके बारे में बात करते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे किया जाए, इसका प्रिपरेशन कैसे होगा। और दूसरी चीज शोधन यानी कि इसकी प्यूरिफिकेशन। तभी जाकर आप क्या करेंगे? औषध का निर्माण कर पाएंगे, यानी कि ड्रग फॉर्मेशन कर पाएंगे, यानी कि औषध बना पाएंगे। आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया, तो ये भी आप इससे रिलेट कर सकते हो कि फार्मेकोपिया क्या होता है। तो आप मैन्युफैक्चर जो कर रहे हैं तो क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है आपकी, जिसको हम बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी, वो उसके बारे में पढ़ना होगा। डिफरेंट आयुर्वेदिक स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है ड्रग डेवलपमेंट के दौरान, वो आपको पता होना चाहिए। डोजेस क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इस यूनिट में जो है वो पढ़नी है। अब जो बुक्स आपको फॉलो करने हैं वो है वैसज्य रत्नावली, फॉर्मुलेशंस एंड प्रिपरेशंस इसमें दिए हुए हैं आयुर्वेदिक ड्रग्स के। रसशास्त्र बाय डॉक्टर रविंद्र अंगदी, उनका बुक भी आप पढ़ सकते हो। स्ट्रेटजी आप क्या कर सकते हो? स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि आप डोजेस फॉर्म्स को समझें, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझें, तब आप इस यूनिट के साथ आराम से डील कर सकते हो। अब
ये 5 यूनिट ओवर हो गया। अब जो यूनिट स्टार्ट होने वाला है, इसमें अब थोड़े से मॉडर्न बायोलॉजी वाले मुस्कुरा रहे होंगे कि चलो भाई मेरा पार्ट आ गया, तो अच्छी बात है। तो इसमें जो आयुर्वेदा जो पढ़ रहे हैं, उनको ऐसे थोड़ी बहुत तो मॉडर्न की भी नॉलेज होती ही है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या है आखिर, समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्न बायोलॉजी के एस्पेक्ट से क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड की गई है सिलेबस में। तो यूनिट 6 की बात करें तो यहाँ पर डिजीज बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की बात की है। तो इसमें आप यदि देखें तो आपको डिजीज पता होनी चाहिए बेसिकली। आप यदि एनसीईआरटी कोई क्लास 12th भी पढ़ा हो, तो उसको एक बेसिक आइडिया तो होता ही है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या क्या पढ़ा होता है। तो जो आयुर्वेदा और बायोलॉजी बैकग्राउंड के उन्होंने ये तो पढ़ा ही होगा। तो आप डिजीज के एटियोलॉजी के बारे में, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंट डिसऑर्डर्स, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, ठीक है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट उसके कॉज कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, कॉजेटिव एजेंट्स, ठीक है, पैथोजन जो कॉज करते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। माइक्रोबायोम्स, ठीक है, जो हमारे बॉडी में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपको उसका रिलेशन हमारा क्या है बॉडी के साथ, इंटर रिलेशनशिप, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। इम्यूनोलॉजी की यदि बात करें तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इम्यूनोलॉजी का। इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये सारे बेसिक चीज जो इम्यूनोलॉजी के हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जिसमें हम टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए आपको। और यदि डिटेल में पढ़ना है तो आप बहुत सारे बुक्स आते हैं इम्यूनोलॉजी के, जैसे क्यूबी का एक बुक आता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन हालांकि ये काफी डिटेल में है। जो CSIR वगैरह देते हैं वो जनरली फॉलो करते हैं, लेकिन आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको यदि बेसिक आइडिया है इम्यूनोलॉजी का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एनसीईआरटी क्लास 12th की यदि आपको नॉलेज है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की, तो आप डील कर सकते हो इम्यूनोलॉजी से। थोड़ी डिटेल पढ़नी है तो कुछ बुक्स आती हैं, जैसे क्यूबी है, और भी बुक्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसको, हर जब भी आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, तो उस, क्योंकि आप आयुर्वेदा यदि आपने पढ़ लिया है, तो आप आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करने की कोशिश करो कि जो मॉडर्न डिजीज बायोलॉजी है उसको हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये इंटर रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप आयुर्वेदा बायोलॉजी से डील कर रहे हो। फिर हम बात करते हैं यूनिट 7 की, जिसमें जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी आपको बेसिक पता होना चाहिए। खास करके जो एनसीईआरटी क्लास 12th है, वो तो आपका बेसिक जरूर कवर होना चाहिए। उसके डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं, काफी बुक्स हैं। आयुर्जिनोमिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो आयुर्वेदा बायोस्फीयर है, वो स्टार्ट किया गया है जेन्युइट्स के द्वारा, जो ऑलरेडी आयुर्वेदा बायोलॉजी, जिन्होंने बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स जब स्टार्ट हुआ था आयुर्वेदा, तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने, मतलब हम लोग ने इसको जो है वो स्टार्ट किया है। तो हम लोगों को एक मैम थी जिन्होंने पढ़ाया था, उनका नाम है डॉक्टर भावना परासर। अब ये जो भावना मैम है वो काम कर रही हैं आयुर्जिनोमिक्स पे। तो इनके काफी पेपर्स होंगे जो पब्लिश्ड हैं, वो आप पेपर्स को फॉलो कर सकते हैं। इनके काफी लेक्चर्स आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, जो काफी अच्छे से लिंक करती हैं आयुर्वेदा और जीनोमिक्स को, यानी कि आयुर्वेदा एंड जेनेटिक्स को काफी अच्छे से लिंक करती हैं। तो आप उसको समझ सकते हो। बेसिकली आयुर्जीनोमिक्स ये होता है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, प्रकृति बेस्ड मेडिसिन। तो ये जनरली हम लोग इसमें देखते हैं, यानी कि प्रकृति, यानी कि कहीं ना कहीं जेनेटिक्स की बात कर रहा है, बट आयुर्वेदा के नजरिए से जो जेनेटिक्स को हम देखते हैं और उसके आधार पर हम मेडिसिन की डेवलपमेंट करते हैं, तो ये आयुर्जिनोमिक्स होता है। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी आप जानते ही हैं। सेल बायोलॉजी में जो बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनल्स पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको पता होना चाहिए, डीएनए, आरएनए, ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए। जीनोम वेरिएशंस, दोषा प्रकृति, कोरिलेशन, डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो बेसिक एक जो बायोलॉजी में जो जेनेटिक्स जो हम पढ़ते हैं क्लास 12th की जो एनसीईआरटी, उसमें भी काफी अच्छे से दी हुई है। उतना तो आपका कवर होना ही चाहिए एटलीस्ट, तभी जाके आप टारगेट कर पाओगे इस यूनिट को। इसमें आप यदि चाहते हो कि नहीं मैं डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ, मेरी क्लियर है एनसीईआरटी लेवल की चीजें, तो आप एल्बर्ट्स
वॉटसन जैसे बुक्स आते हैं फॉरेन राइटर्स के, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? वही, आप जेनेटिक्स को लिंक करो आयुर्वेदिक जीनोमिक्स से। अब नेक्स्ट यूनिट को यदि देखें, तो नेक्स्ट यूनिट हमारा है फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो फिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वही सारी चीजें, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। बायोकेमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, तब हम बात करते हैं क्या पता होना चाहिए आपको? अमाइनो एसिड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मेशन क्या है, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली आपको अमाइनो एसिड पे ध्यान देना है, इंजाइम्स पे ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स से भी आ सकते हैं। तो बेसिकली आपको कोई एक बुक अच्छी सी उठानी है, जैसे लेनिंजर जनरली लोग फॉलो करते हैं, तो ये बायोकेमिस्ट्री का बाइबल माना जाता है। तो आप बायोकेमिस्ट्री के लिए यदि इसको फॉलो कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिजियोलॉजी के लिए मैं बोलूंगा फिर से, आपको बेसिक नॉलेज भी यदि है तो आप टारगेट कर सकते हो। और फिजियोलॉजी के लिए आप यदि एनसीईआरटी क्लास 11th की फॉलो कर रहे हो और यदि बेसिक क्लियर है आपकी, तो आप क्वेश्चंस आराम से सोल्व कर पाओगे। अब ये नैनो टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एक यूनिकनेस देता है कहीं ना कहीं इस सिलेबस को, तो इसको थोड़ा सा समझें। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? तो नैनो टेक्नोलॉजी की यदि बात करते हैं हम लोग, तो ये कहीं ना कहीं आप यदि फैमिलियर होंगे, आप यदि बायो साइंसेस बैकग्राउंड के हैं, को पता होगा कि अभी जो है वो नैनो मेडिसिन की बात चल रही है। नैनो मेडिसिन की क्या एडवांटेज है? तो नैनो मेडिसिन की ये एडवांटेज है कि ये डायरेक्टली टारगेट साइट पे काम करता है। तो डायरेक्टली जो है वो टारगेट साइट पे काम करता है, और टारगेट साइट पे यदि डायरेक्टली काम करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें साइड इफेक्ट जो है वो कम होंगे। और जब साइड इफेक्ट्स कम होंगे तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। जब हम थेरेप्यूटिक्स की बात करते हैं, जो भी आज चल रहा है थेरेप्यूटिक्स को लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि नैनो मेडिसिन की काफी ज्यादा जो है वो चर्चा हो रही है। अब आयुर्वेदा देखिए, आयुर्वेदा इतना ट्रेडिशनल लोग बोलते हैं, फिर भी हम, आप यदि सुना होगा आपने भस्मा, ये भस्मा कहीं ना कहीं जो मॉडर्न नैनो मेडिसिन की जब आप बात कर रहे हो ना, तो ये आयुर्वेदा कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं पहले से ही फॉलो कर रहा है। जहां पर हम भस्मा को जो है वो कहीं ना कहीं रिकमेंड किया जाता था। अब जैसा आपने सुना होगा सोना चांदी चैनप्राश, तो इसमें क्या है? सोना चांदी यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर यानी कि जो मेटालिक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो मेटालिक प्रिपरेशन किए जाते थे, और इसी से भस्मा को जो है वो बनाया जाता था, और इनका फिर यूज किया जाता था थेरेप्यूटिक्स में यानी कि मेडिसिन बनाने में। तो आयुर्वेदिक भस्मा जो है वो एक ग्रेट एग्जाम्पल है, जो मॉडर्न नैनो मेडिसिन की जब हम बात करते हैं उसकी। आजकल तो ग्रीन नैनो मेडिसिन चला हुआ है जब हम प्लांट बेस्ड नैनो मेडिसिन की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें, मेटाबॉलिज्म, एंजाइम मैकेनिज्म्स, आयुर्वेदिक नैनो मेडिसिन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो कौन से टेक्स्ट बुक आप देख सकते हैं? तो बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने बताया लेनिंजर आप यदि कर लेते हैं तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ अच्छे बुक्स हैं, जैसे टॉटोराज की बुक आती है जिसमें आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को टारगेट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो बेसिक फिजियोलॉजी जैसे कि मैंने बताया एनसीईआरटी क्लास 11th, ये तो आपका होना ही चाहिए, बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर नैनोटेक जो एप्लीकेशंस होते हैं आयुर्वेदा में, जैसे मैंने भस्मा का बताया, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यदि हम यूनिट 9 की बात करें, तो यूनिट 9 मोर और लेस आप देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, यानी कि ये रिलेटेड है इकोलॉजी से। तो ये यूनिट रिलेटेड है इकोलॉजी से। तो इकोलॉजी में डिफरेंट टॉपिक्स आप जानते ही हैं क्या क्या होता है। तो आप इसमें पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ते हो, एक मिनट, हाँ, आप इसके पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ते हो, इसमें इंटर रिलेशंस देखते हो। आप इन्वायरमेंट में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हो? तो इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हो जितने भी पॉल्यूशंस हैं उनके बारे में आप पढ़ते हो। और क्या चीजें पढ़ते हो इसमें आप? तो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें आप, यदि आप बेसिक जानना चाहते हैं तो आप क्लास 12th, फिर से मैं बोलूंगा, एनसीईआरटी में जो इकोलॉजी यूनिट है उसको आप फॉलो कर सकते हो। और यदि आप डिटेल जानना चाहते हो तो उसके लिए बुक्स हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे कि ये तो आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स के लिए है, लेकिन इसके लिए बुक्स आप यदि देखा जाए तो एक पाथ फाइंडर की बुक आती है इकोलॉजी की, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो इसमें काफी अच्छा दिया हुआ है इकोलॉजी को लेके।
तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब ये जो है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा सा इस कोर्स को काफी यूनिक बनाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की आप देख सकते हो कि इस चैनल पे जो है वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इस चैनल पे डिफरेंट वीडियोस हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को समझने के लिए। अभी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ये भी एक यूनिक टॉपिक है जो आप ध्यान दे सकते हो। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में? तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे जो है वो अपने जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका आप यूज करके कहीं ना कहीं नए ड्रग्स बना सकते हो, उसका पेटेंट ले सकते हो आप। जैसे देखिए एक इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप पतंजलि देखते हो। पतंजलि आज देखो क्या प्रोडक्ट्स नहीं रिलीज करता, सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। सिर्फ पतंजलि ही नहीं, ये तो एक फेमस नाम है, और कितने आयुर्वेदिक कंपनीज हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में लाती हैं, और ये काफी ज्यादा चल भी रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है आयुर्वेदा को लेके। तो आप उससे जुड़ी हुई चीजें जो है वो पढ़ सकते हैं। आप कुछ वेबसाइट्स हैं जिसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे टीकेडीएल हो गया, डब्ल्यूआईपीओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, जिससे आपको बहुत सारे जो है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगी। स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए आपकी? तो आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो टेक्निक्स हैं वो पता होनी चाहिए आपको जब आप इकोलॉजी डील कर रहे हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क्स आपको पता होनी चाहिए जब आप आईपीआर को डील कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी टारगेट होनी चाहिए। अब यूनिट 10 की बात करें तो इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पढ़ना है, बायोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है, एंड आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली आपको रिसर्च डिजाइन पता होनी चाहिए क्या है। स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट होते हैं डिफरेंट, जैसे स्टूडेंट टी टेस्ट होता है, ई टेस्ट होता है, ठीक है, एनोवा होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, डेटा एनालिसिस कर पाएंगे। पी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा डेटा जो है वो सिग्निफिकेंट है, कौन कौन सा डेटा नॉन सिग्निफिकेंट है। ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके आप डेटा को इंटरप्रेट कर पाओगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए ये सारी चीजें काफी जरूरी हो जाती है, तभी इसको जो है वो इंक्लूड किया गया है इस यूनिट में। कौन से बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं? तो रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर आयुर्वेदिक स्कॉलर्स बाई आचार्य एम, एक राइटर है एसपी गुप्ता, उनकी भी काफी अच्छी बुक आती है। ये बेसिकली बायोस्टैट्स की काफी अच्छी बुक है। कोठारी जी की भी एक बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं आयुष के, सीसीआरएस, एनसीआईएसएम, टीकेडीएल, पबमेड, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स, रिसर्च रिलेटेड एमसीक्यूज लगाइए, और कोशिश कीजिए आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें जो आयुर्वेदा से रिलेटेड है। तो रिसर्च पेपर्स जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद से एनालाइज कर कर लेंगे डेटा को, और आपको समझ में आने लगेगा कि क्या डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं। अब क्या टिप्स होनी चाहिए नेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए? तो देखिए आपको पास पेपर वन पेपर टू दोनों है, तो पेपर वन पे भी फोकस रखना है आपको, यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। और पेपर टू का तो मैंने डिस्कस कर ही दिया, उसको आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको पता चल गई, तो बस आपको लग जाना है। अब देखिए प्रीवियस ईयर पेपर, ये पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो रिलेटेड नेट सब्जेक्ट्स हैं जैसे लाइफ साइंसेज हैं, तो इसमें आप पार्ट बी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से बेसिक, बेसिक नहीं बोलना चाहिए बट थोड़े से इजी होते हैं, क्योंकि पार्ट सी काफी टफ होता है, तो आप पार्ट बी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अब एआईपीजीटी आयुर्वेदा जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम है उसके एमसीक्यूज जो आपके रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उसके लगा सकते हैं। समरी नोट्स बनाना काफी जरूरी है, ताकि आपका रिवीजन जो है वो आसानी से हो पाए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन काफी जरूरी है, क्योंकि आप आयुर्वेद देखिए, इसमें 50% सिलेबस इज रिलेटेड टू आयुर्वेदा एंड 50% इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। कुछ दो तीन टॉपिक्स जो है वो एक्स्ट्रा हैं, जैसे आईपीआर, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आपको जब आयुर्वेदा पढ़ना है तो आपको बायोलॉजी को लिंक करना होगा, और जब आप मॉडर्न साइंस यानी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको आयुर्वेदा को लिंक करने आना चाहिए। तो ये डिमांड है, आयुर्वेदा बायोलॉजी सब्जेक्ट की ही ये डिमांड है। और आपको अपडेटेड तो रहना ही है, जो भी रिसेंट एडवांसमेंट चल रही है आयुर्वेदा की, मैंने बता ही दिया है कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए प्रीवियस नेट पेपर्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट, नेट पेपर्स यहाँ पर पेपर वन की बात हो रही है, पेपर वन को आप टारगेट करें ऐसे। रिलेटेड सब्जेक्ट्स यानी कि लाइफ साइंसेज मैंने अभी बताया, और ए आई पी जी टी के जो पी वाई क्यूज हैं उसको लगा सकते हैं। कॉन्साइज नोट्स बनाना जरूरी है समरी के लिए, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीजें यूज करें।
एमसीक्यूज रिलेटेड सब्जेक्ट के बनाएं। मॉक टेस्ट तो अभी नहीं दे सकते हैं आप, कोई नहीं, लेकिन हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं, यदि आता है तो हम लोग जरूर रिलीज करेंगे। और इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन तो जरूरी ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इस सिलेबस को समझना काफी जरूरी है डिटेल में, तभी आप जाके एक राइट अप्रोच और राइट डायरेक्शन के साथ जो है वो तैयारी कर पाओगे। अब देखिए, अब ये सारी वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और हम लोग भी स्टूडेंट्स ही हैं, तो आपका सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इन सारी चीजों से हमें मोटिवेशन मिलता है, और यही मोटिवेशन कहीं ना कहीं हमें जो है वो हेल्प करता है कि नई नई और लेक्चर्स बनाओ, क्योंकि जैसा आपका रिस्पॉन्स आता है वैसे ही हम लोग जो है वो इधर से जो है मोटिवेट होते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।